हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 3 मई और 4 मई के करंट अफेयर को एक साथ कवर करेंगे। अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक के वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। लर्निंग बुक की फैमिली जितनी ही बड़ी होगी, हम आपके लिए उतने ही अच्छे और भी नॉलेजेबल वीडियोस को प्रोवाइड करा सकेंगे। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुंच सके। और अगर आपको करंट अफेयर की वीडियो से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हुए पूछ सकते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र पहुंचा तूफान निसर्ग का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तूफान निसर्ग का नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। निसर्ग तूफान अरब सागर से उठते हुए महाराष्ट्र और गुजरात भारत के 2 राज्यों में तबाही मचा रहा है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के भारत के सबसे ज़्यादा केस हैं, तो महाराष्ट्र में एक कोविड-19 का प्रेशर तो था ही, साथ ही साथ अब निसर्ग तूफान का भी प्रेशर पड़ रहा है। निसर्ग तूफान का नाम दिया है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान अम्फान ने भारत के किन किन राज्य को प्रभावित किया है? तूफान अम्फान ने भारत के 2 राज्यों को मूलतः प्रभावित किया है और एक केंद्र शासित प्रदेश को। ये दोनों राज्य हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और साथ ही साथ इसने जिसको प्रभावित किया है जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। तो ऑप्शन इसमें पहला करेक्ट हो जाएगा। लेकिन तूफान अम्फान ने 2 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश को प्रभावित किया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और अंडमान निकोबार, जिसमें से अंडमान निकोबार क्या है, इंडिया की यूनियन टेरिटरी है। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा भारत के स्टेट हैं। और अम्फान का जो नाम दिया है इसको दिया है थाईलैंड ने। अम्फान तूफान बंगाल की खाड़ी से उठा है और ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। आईडीआरसी का क्या फुल फॉर्म है? इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। ये अपने आप में पहला सेंटर भारत में खोला गया है जिसमें कि जो भी विवाद है किन्हीं व्यक्तियों के बीच उसका ऑनलाइन समाधान किया जाएगा, बिना दोनों व्यक्ति आपस में मिले। को आप इस पे अपने जो आपका विवाद है उसको रजिस्टर्ड करिए, उसकी ई विवेचना करेगी आईडीआरसी यानी कि इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर, ई मध्यस्थता करेगी दोनों के बीच में और ई सुलह कर देगी दोनों के बीच में। इसका उद्घाटन किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AK सीकरी। इनका पूरा नाम अजय कुमार सीकरी है। यह किसी भी विवाद को सुलह करने का एक डिजिटल तरीका प्रदान करेगी लोगों को। ये डिजिटल तरीके की सुविधा प्रदान करेगी जिससे लोग डिजिटली अपने विवाद को समझौता के तहत क्या करें, सुलह कर लें। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन के कौन है? मेहर S राठी इसके चेयरमैन है। आईडीआरसी यानी कि इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर अपनी सुविधा शुल्क का भी ई भुगतान ही लेगी। अगर कोई सुलह के दौरान किसी पार्टी को नोटिस जारी करना पड़े तो वह ई नोटिस ही जारी करेगी। आईडीआरसी की टैगलाइन क्या है? हेल्पिंग गुड पीपल रिजॉल्व, मतलब कि जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके समाधान के लिए है आपका आईडीआरसी। आईडीआरसी का उद्घाटन किसने किया? AK सीकरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा कि डिजिटल तरीके से किसी विवाद का समाधान हो जाएगा और व्यक्ति आमने सामने एक दूसरे से बिना मिले इस पे समाधान के लिए अपील कर सकता है। तो पूरी ई विवेचना, ई मध्यस्थता और ई सुलह पूरा डिजिटल तरीके से करके ये अपनी फीस भी डिजिटल तरीके से ये आईडीआरसी लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजकोषीय एकीकरण रोड मैप पर 15वें वित्त आयोग की समिति की पहली बैठक हुई। समिति ने अनुमान लगाया कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि -6% से 1% हो सकती है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो हमारी प्रेजेंट टाइम में वित्त समिति है उसके प्रमुख हैं। हमारे प्रेजेंट टाइम के वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नवंबर 2017 में ही दे दी गई थी। 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल होगा ये 2020 से लेकर 2025 तक का होगा। वित्त आयोग को
जो संविधान की धारा अनुच्छेद 280 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 280 द्वारा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अच्छा, क्या होता है इनका काम? जो वित्त आयोग है इनका क्या काम है? इनका काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो वित्तीय संबंध होते हैं उनको परिभाषित करता है। यानी कुल मिला के ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो पैसे का बंटवारा, जो टैक्स का बंटवारा होता है, उनको करने का कार्य ये वित्त आयोग करता है। राज्य का भी अपना अलग से वित्त आयोग होता है जो राज्यों द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, टोल फीस के हिस्सों को नगर पालिका पंचायतों के बीच बंटवारा करने का कार्य करता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और इसके 4 सदस्य होते हैं। हमारे जो 15वां वित्त आयोग है जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 है, इसके अध्यक्ष NK सीकरी हैं और इसके जो 4 सदस्य हैं अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहड़ी और प्रोफेसर रमेश चंद्र इसके क्या हैं? 4 सदस्य हैं। तो जो वित्त आयोग है 15वां वित्त आयोग, इसने अनुमान लगाया है कि भारत की GDP वित्त वर्ष 2021 यानी कि जो वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2021 को ख़त्म होगा, इसमें भारत की जो GDP की वृद्धि होगी ये -6% से 1% तक हो सकती है। ऐसा अनुमान लगाया है हमारे 15वें वित्त आयोग की समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो देश में स्थानिक विलुप्त होने के कगार वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है। विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके फूलों के संरक्षण के लिए रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने लगभग 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए और इनके जर्म प्लास को प्रिजर्व करने के उद्देश्य से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इन्होंने इन दुर्लभ पौधों को प्रिजर्व करने, संरक्षित करने के लिए उनके जर्म प्लास को प्रिजर्व करने की बात कही है। इनमें जो प्रमुख हैं उनमें ब्रह्मकमल, संजीवनी, थूनर, भोजपत्र, ये सारे पौधे को क्या करेगा? उत्तराखंड प्रिजर्व करेगा, इनके जर्म प्लास को प्रिजर्व करेगा, जिससे ये आने वाले समय तक हमारे हिंदुस्तान में ये मौजूद रहें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल यहाँ की हैं बेनी रानी मौर्य। उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क यहीं पे है उत्तराखंड में ही, राजाजी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। उत्तराखंड के जो प्रमुख है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य है वो गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य और नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य है मिजोरम। खेल क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से मिजोरम ने खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया है। इससे क्या होगा कि खेल का जो मूल्य है उसकी वृद्धि होगी। सरकार के इस फैसले से जो निजी कंपनियां हैं वह भी खेल क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगी। जैसे कि कोई कंपनी खेल क्षेत्र में, क्योंकि अगर इसको उद्योग का दर्जा दे दिया जाएगा तो बैंक इसके लिए लोन भी देंगी। अगर आप कोई मिजोरम का है और वो खेल क्षेत्र में अपनी भविष्य को बनाना चाहता है, अपना फ्यूचर खेल क्षेत्र में बनाना चाहता है, तो उसे सपोर्ट करने के लिए उद्योग का दर्जा मिलने के बाद बैंकों से लोन मिलेगा और वो अपने लिए अच्छे से अच्छा कॉलेज चुन सकता है, जिसमें मतलब खेल स्पोर्ट कॉलेज चुन सकता है, क्योंकि उसे अगर लोन के जरिए वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकता है खेल क्षेत्र में, मतलब खेलने के लिए वो अपना अभ्यास कर सकता है। और तो क्या होगा, फिर निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में निवेश करेंगी और खेल के लिए एक अच्छा माहौल बन जाएगा। इसी उद्देश्य से मिजोरम ने खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया है। मिजोरम भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट हैं उनमें से एक है। इसकी कैपिटल आइजोल है। मिजोरम के CM जोरामथंगा हैं। यहाँ के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमेविया हैं। और जो है यहाँ का कुछ नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, मुरलेन नेशनल पार्क, चम्फई नेशनल पार्क, फवांग नेशनल पार्क, फवांग पुई नेशनल पार्क पूरा नाम है, फवांग नेशनल पार्क भी बोलते हैं या फवांग पुई नेशनल पार्क बोलते हैं, और डम्फा टाइगर रिजर्व यहाँ का फेमस है। और
जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे वो है नेंगपुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आइजोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिजोरम की राजधानी आइजोल के नाम पे भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आइजोल में ही स्थित है। और चम्हाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है मिजोरम में। तो खेल को उद्योग का दर्जा दिया है मिजोरम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रवास आयोग की स्थापना करता है। प्रवास आयोग की स्थापना करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 23 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रवास आयोग का गठन किया है। इसके जरिए जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनका बीमा कराया जाएगा ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो सके। उनको जीवन बीमा दिया जाएगा जिससे यदि कोई हादसा उनके साथ होता है तो उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे और उस जीवन बीमा के थ्रू उनको राशि प्रदान की जा सके और उनको सामाजिक सुरक्षा मिले। इसी उद्देश्य से क्या हुआ है कि एक प्रवास आयोग की स्थापना करी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है एक बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। बखिरा, चंद्रप्रभा, करतनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो प्रवास आयोग की स्थापना की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश में इंडिया नाम का सैन्य युद्ध खेल केंद्र की स्थापित किया गया है? सैन्य युद्ध खेल केंद्र की स्थापना की गई है युगांडा में। भारत ने युगांडा की सेना के लिए भारतीय सैन्य सलाहकार टीम और सैन्य प्रशिक्षण टीम को संयुक्त रूप से भारत नाम से युगांडा में ट्रेनिंग फैसिलिटी के रूप में स्थापित किया है। इसका उद्घाटन, इसका इनॉग्रेशन युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी काटुका मुसेवेनी द्वारा किया गया है। युगांडा की राजधानी कंपाला है और यहाँ की करेंसी युगांडा शीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इस्पात संघ के अनुसार भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन अप्रैल 2020 के दौरान 65.2% घटकर 3.137 मैट्रिक टन हो गया है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में ही स्थित है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय और इसके जो चेयरपर्सन है वो हैं एडविन बेसन। क्या हुआ कि पूरा नेशनल लॉकडाउन है पूरे इंडिया में कोविड-19 की वजह से। पूरे इंडिया में ही नहीं, कई देशों ने अपने अपने पूरे देश को लॉकडाउन करके रखा है। इसकी वजह से ही ना सिर्फ स्टील की बल्कि और सारे उद्योगों के भी प्रोडक्टिविटी में कमी आई है। लेकिन विश्व इस्पात संघ ने एक लिस्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया है कि किस देश में कितनी स्टील के प्रोडक्शन में कमी आई है। भारत का पूरे विश्व में स्टील प्रोडक्शन में दूसरी रैंक है भारत। चाइना पहले पे है, इंडिया दूसरे पे है और जापान तीसरी रैंक पे है। ये 2019 की रैंकिंग है। 2019 लास्ट में जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा रैंकिंग निकाली गई थी जिसमें चाइना फर्स्ट पे था। प्रोडक्शन, क्रूड स्टील प्रोडक्शन यानी कि रॉ स्टील प्रोडक्शन में चाइना पहले नंबर पे था, इंडिया दूसरे पे था और क्रूड स्टील के प्रोडक्शन के तीसरे नंबर पे जापान था। चाइना में कुल इस दौरान लॉकडाउन के दौरान पूरे अप्रैल के दौरान 1.7% की ही सिर्फ गिरावट दर्ज की गई यहाँ के क्रूड स्टील प्रोडक्शन में। जबकि भारत में जो गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि भारत में लॉकडाउन लंबे टाइम तक चला और लॉकडाउन का अच्छे से पालन कराया गया, ये है 65.2% स्टील प्रोडक्शन, क्रूड स्टील प्रोडक्शन में भारत में गिरावट दर्ज की गई। जबकि चाइना में सिर्फ 1.7% की गिरावट दर्ज की गई क्रूड स्टील प्रोडक्शन में। जबकि जापान में जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन में गिरावट दर्ज की गई वो 23% की थी। क्रूड स्टील प्रोडक्शन में चाइना पूरे विश्व में नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है और जापान नंबर 3 पे है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन यानी विश्व इस्पात संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आईओसी के अध्यक्ष कौन हैं? इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन के अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन का हेडक्वार्टर लॉज़ेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधोनम हैं। अभी हाल ही में जो यहाँ की कार्यकारी समिति है उसके अध्यक्ष हमारे डब्ल्यूएचओ की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। और डब्ल्यूएचओ और इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन दोनों ने मिलकर कोविड-19 के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों मिलकर। इसमें इन्होंने एक अभियान चलाया जिसमें लोगों को स्वस्थ रहने के लिए स्पोर्ट और फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए जागरूक कर रहे हैं कि लोग स्वस्थ। इसमें क्या है कि कोविड-19 के दौरान अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो कोविड-19 का जो वायरस कोरोना वायरस है वो लोगों को उतना अधिक प्रभावित नहीं कर पा रहा है। इसीलिए लोगों को फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, लोगों में स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए डब्ल्यूएचओ और आईओसी दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों का ही मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है जबकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन का मुख्यालय लॉज़ेन स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन के अध्यक्ष थॉमस बाख हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको मिलेगा रोजगार योजना किस भारतीय राज्य में मई 2020 में शुरू की गई थी? सबको मिलेगा रोजगार योजना भारतीय राज्य मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत सबको मिलेगा रोजगार योजना को मनरेगा से जोड़ दिया गया और जिन लोगों को भी रोजगार की ज़रूरत है उन्हें एक कार्ड वितरित किया गया। अब क्या है कि मनरेगा के अंतर्गत लोगों को 120 दिनों की रोजगार गारंटी मिलती है, लेकिन इसमें क्या होता था कि कई लोग 120 दिनों से ज़्यादा रोजगार करते थे और कई लोगों को कुछ भी रोजगार नहीं मिल पाता था। तो अब सरकार क्या कर रही है मध्य प्रदेश की कि वो मनरेगा को सबको मिलेगा रोजगार योजना के अंतर्गत जोड़ दिया है। अब पहले जितने लोग हैं उनको 120 दिनों का रोजगार मिल जाएगा, फिर दूसरे को 100 मतलब कि फिर टर्न वाइज दूसरे को 120 दिनों से ज़्यादा का रोजगार दिया जाएगा। यानी कि मनरेगा में अधिक से अधिक लोग रोजगार करें, इसकी सुविधा दी जाएगी इस कार्ड से। कार्ड पे आपके रोजगार को दर्ज किया जाएगा कि आपने साल में कितने दिन रोजगार किया है, जिससे कोई भी व्यक्ति 120 दिनों के रोजगार को पा सके। मतलब अधिक से अधिक व्यक्ति 120 दिनों के रोजगार को पा सके और कोई व्यक्ति छूटे नहीं। जबकि पहले क्या था कि कई लोग 120 दिनों से अधिक का रोजगार करते थे जबकि कई लोग कुछ भी रोजगार नहीं पाते थे। इसी को खत्म करने के लिए सबको मिलेगा रोजगार योजना को जोड़ दिया गया है मनरेगा के अंतर्गत। मध्य प्रदेश सरकार ने एक चरण पादुका अभियान भी चलाया जिससे कि जो भी प्रवासी श्रमिक मध्य प्रदेश से होकर पैदल गुजर रहे थे उनको जूते और चप्पल प्रदान किए गए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार ऐसी पहली सरकार थी पूरे देश की जिसने मिड डे मील राशन को लोगों के घरों तक पहुंचाया। कोविड-19 के दौरान स्कूल बंद होने की वजह से मिड डे मील नहीं चल रहे थे, तो उन राशनों को बच्चों के घरों तक पहुंचाया गया, छात्रों के घरों तक पहुंचा दिया गया कि अगर मिड डे मील स्कूल में नहीं बन रहा है तो छात्र के माता पिता उस राशन को बनाकर अपने बच्चों को खिलाएं। मध्य प्रदेश सरकार ने ही 50 लाख का बीमा प्रत्येक व्यक्ति का किया जो कोविड-19 के खिलाफ फ्रंट लाइन पे लड़ाई कर रहा है। ये 50 लाख का बीमा केंद्र सरकार द्वारा किए गए। सिर्फ केंद्र सरकार ने सिर्फ डॉक्टर्स का बीमा किया था 50 लाख का, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने किया 50 लाख का बीमा डॉक्टर, नर्सेस, हेल्थ वर्कर, पुलिस सारे लोगों का किया जो कि कोविड-19 के दौरान सरकार के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल लालजी टंडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत पोस्ट और बागवानी विभाग ने शाही लीची और जर्दालू आम को लोगों के घर घर पहुंचाने की साझेदारी की है? बिहार राज्य और भारत पोस्ट इंडिया पोस्ट ने शाही लीची और जर्दालू आम को लोगों के घर घर पहुंचाने के लिए एक साझेदारी की है। बिहार का जो शाही लीची है इसको और जर्दालू आम दोनों को जीआई टैग दिया गया है। शाही लीची मुजफ्फरपुर की है जबकि जर्दालू आम भागलपुर का है। अब जर्दालू आम और शाही लीची को इंडिया पोस्ट पूरे देश में पहुंचाएगा बिहार से।
बिहार की, और इसी के लिए दोनों ने एक समझौता किया है। लॉकडाउन की वजह से जो इनकी जर्दालू आम है और लीची है वो राज्य के बाहर नहीं जा पा रहे थे। इस वजह से बिहार सरकार ने इंडिया पोस्ट से समझौता किया कि वो पूरे देश में जो शाही लीची और जर्दालू आम जिसको जीआई टैग मिला हुआ है भारत सरकार द्वारा, उसे पूरे देश में पहुंचाने का जिम्मा अब इंडिया पोस्ट ने उठा लिया है। इंडिया पोस्ट का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं। बिहार की शाही लीची और जर्दालू आम के साथ यहाँ के कटरानी चावल और मगही सुपारी को भी जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीबाबा के सह संस्थापक जैक मा ने किस बैंक के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? जैक मा ने सॉफ्ट बैंक के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। अलीबाबा एक चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी है जो ई कॉमर्स और रिटेल कंपनी है। जैसे अमेजोन है, जैसे फ्लिपकार्ट है, उसी तरीक़ा से अलीबाबा भी एक कंपनी है। इसके जो संस्थापक हैं जैक मा, ये सॉफ्ट बैंक, जापानीज मल्टीनेशनल कंपनीज है सॉफ्ट बैंक, इसमें निदेशक पद पर कार्यरत थे। इन्होंने अपने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। सॉफ्ट बैंक एक जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी है। ये क्या करती है? ये बैंकों के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य करती है। तो इसके पद से अलीबाबा के सह संस्थापक जैक मा ने इस्तीफा दे दिया है। सॉफ्ट बैंक ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने उड़ान के मध्य विमान को नष्ट करने के लिए लेजर हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? विमान को उड़ान के मध्य ही नष्ट करने के लिए लेजर हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया है, ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका द्वारा किया गया है। लेजर वेपन सिस्टम डोमिनेटर के इस्तेमाल से मानव रहित एरियल ड्रोन विमान को नष्ट करने की क्षमता हासिल कर ली है अमेरिका ने। जो लेज़र है इसको शक्तिशाली बनाकर लेज़र को अत्यंत एनर्जी से भरपूर करके विमान को नष्ट करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है अमेरिका, और उसने इसका सफल परीक्षण किया है। अमेरिका ने ये परीक्षण कहाँ किया? ये परीक्षण अमेरिका ने किया प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। उसने एक विमान, मानव रहित विमान को नष्ट किया लेज़र वेपन सिस्टम डोमिनेटर से। इसमें एनर्जी को, इसके लेज़र बीम के एनर्जी को इतना अधिक कर दिया गया कि ये विमान को नष्ट करने में सक्षम हो गई लेज़र बीम ही। तो अमेरिका ऐसा करने वाला पूरे विश्व का पहला देश बन गया है कि वो उड़ते हुए विमान को लेज़र बीम से नष्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के उस केंद्र प्रयोगशाला का नाम बताइए जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपस्थिति पंजिका विकसित किया है, जो कर्मियों को गैर संपर्क आधारित उपस्थिति सत्यापन की अनुमति देता है। RCI रिसर्च सेंटर इमारत ने ऐसा किया है। रिसर्च सेंटर इमारत की प्रयोगशाला जो है, इसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपस्थिति पंजिका को विकसित किया। ये उपस्थिति पंजिका क्या है कि एक मशीन है जिसके सामने जब आप खड़े होगे तो क्या होगा कि ये आपके जो फेशियल फीचर है, जो आपके चेहरे की बनावट है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने आप दर्ज कर लेगी, और ये आपके अब्सेंस और प्रेजेंट को आपके फेशियल फीचर से ही बता देगी। कि अगर आप, जैसे अभी क्या था कि थंब इम्प्रेशन लगता था, कई बार आप ऑफिस के बाहर देखे होंगे कि थंब इम्प्रेशन के लिए एक लगा होता है जिस पे आप जाके थंब इम्प्रेशन लगाते हो तो आपके अटेंडेंस लग जाता है, लेकिन उससे क्या है कि आप उसको टच करते हो। अभी कोविड-19 के केस में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की ज़रूरत है, तो इसलिए ये आर्टिफिशियल आधारित एक मशीन है जिसके सामने जाके खड़े होने पे ये फेशियल फीचर, पर्सन का जो चेहरे की बनावट है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत अपने सॉफ्टवेयर में दर्ज कर लेगा, और आप जब प्रतिदिन उपस्थिति के लिए उसके सामने खड़े होगे तो वो आपको प्रेजेंट लगा देगा। अगर आप उसके सामने नहीं खड़े होते हो तो एक टाइम के बाद वो आपको अब्सेंट लगा देगा। RCI रिसर्च सेंटर इमारत DRDO के अधीन कार्य करता है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है, और DRDO के जो प्रमुख हैं वो हैं G सतीश रेड्डी, और RCI जो कि DRDO के अधीन कार्य करता है, इसके प्रमुख हैं BHVS नारायण मूर्ति। RCI जो है ये लैब है, कहाँ पे है? ये है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित, और जबकि DRDO का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है।
तो आरसीआई डीआरडीओ के अधीन कार्य करता है और डीआरडीओ ने ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित उपस्थिति पंजिका को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस लेने वाली पीपीई किट का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किया गया है? सांस लेने वाली जो पीपीई किट है इसको विकसित किया है भारतीय नौसेना ने और इसका नाम है नवरक्षक। नवरक्षक पीपीई किट में जो फाइबर यूज किया गया है वह ब्रीथेबल है, यानी वह सांस लेता है। सांस लेने का मतलब यह है कि वो हवा को पास होने देता है और हवा को पास होने के दौरान इस फाइबर की एक खासियत ये है कि ये कोविड-19 के वायरस को पास नहीं होने देता है। अभी तक क्या था कि इस जो फाइबर लगते थे ये हवा को भी नहीं पास होने देते थे और कोविड-19 फाइबर को भी नहीं पास होने देते थे। तो जो भी हेल्थ वर्कर, जो भी डॉक्टर्स या जो भी पीपीई किट को जो भी व्यक्ति पहनता था वो अंदर से उतना कंफर्ट फील नहीं करता था क्योंकि हवा पास नहीं होती थी, तो उसे सफोकेशन होता था। लेकिन लोग कार्य करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उसे पहनते थे। लेकिन अब जो भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किया गया नौरक्षक पीपीई किट है, इसमें जो फाइबर यूज किया गया है ये ब्रीथेबल है, यानी ये हवा को पास होने देगा और इसको जब हवा पास होगी तो हेल्थ वर्कर को एक कंफर्ट मिलेगा। जो डॉक्टर्स हैं उनको ये पीपीई किट पहनने पे कंफर्ट मिलेगा। कंफर्ट मिलने के साथ ही साथ पूरी सुरक्षा भी उनकी होगी कोविड-19 के वायरस से। तो नौरक्षक को विकसित किया है भारतीय नौसेना ने। ये एक स्पेशल पीपीई किट है जिसके फाइबर में ब्रीथेबल फाइबर, इस फाइबर को, इसके पीपीई किट के फाइबर को ब्रीथेबल फाइबर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेमी हैम्पटन जो हाल ही में समाचार में बने रहे या किस खेल से जुड़े हैं? जेमी हैम्पटन ये जुड़े हैं टेनिस खेल से। यूएस टेनिस स्टार हैं। इन्होंने 30 साल में क्या करा है, अपने खेल से रिटायर की घोषणा कर दी है क्योंकि ये काफ़ी दिनों से, जेमी हैम्पटन ये काफ़ी दिनों से सफ़र कर रहे थे इंजरी से, इसीलिए इन्होंने 30 साल की उम्र में टेनिस को रिटायर बोल दिया है। ये यूएस के टेनिस स्टार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी देवी जो हाल ही में खबरों में है किस खेल से संबंधित हैं? भवानी देवी फेंसिंग खेल से संबंधित हैं। ये भारत के लिए फेंसिंग का खेल खेलती हैं। फेंसिंग खेल क्या होता है? फेंसिंग देखिए एक तलवारबाजी होती है। तलवार तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन तलवारबाजी में ही अगर जो तलवार है वो काफ़ी पतली हो जाती है, आगे से एकदम पतली हो जाती है, तो इसको फेंसिंग बोलते हैं। इसको भी तलवार की तरह खेलते हैं, लेकिन ये तलवार जो चौड़ा होता है वो चौड़ा ना होके ये बिल्कुल पतला हो जाता है, एकदम पतला और लचीला हो जाता है। इसको फेंसिंग खेल बोलते हैं और भारत के लिए भवानी देवी फेंसिंग खेलती हैं। तो भवानी देवी फेंसिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बलबीर सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस खेल से संबंधित है? बलबीर सिंह का 96 साल की उम्र में निधन हुआ। यह भारत के लिए हॉकी का खेल खेले थे और ये स्पोर्ट पहले ऐसे स्पोर्ट पर्सन है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। इनको पद्मश्री अवार्ड 1957 में मिला था। पद्मश्री अवार्ड पाने वाले बलबीर सिंह पहले स्पोर्ट पर्सन थे और इनका 96 वर्ष में निधन हुआ है। इन्होंने भारत के लिए हॉकी का खेल खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिगी सिमोनी फुटबॉल कोच, खिलाड़ी और प्रबंधक जिनका हाल ही में निधन हो गया यह किस खेल से संबंधित हैं? गिगी सिमोनी का निधन हुआ 81 वर्ष की उम्र में। इन्होंने इटली के लिए फुटबॉल का खेल खेला है, साथ ही साथ ये इटली फुटबॉल टीम की कोच भी रही हैं और इटली का जो फुटबॉल का एसोसिएशन है वहाँ के प्रबंधक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो इनका निधन हुआ है। गिगी सिमोनी इटली से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वनस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने 3 नए पौधों की प्रजातियों यूजेनिया स्पैरोकॉर्प, गोनीथैलमस सीरिस और मेमोकोलिन न्यूरोसम की खोज केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर की। बीएसआई बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। 3 नए पौधों की खोज की गई। यूजेनिया स्फेनोकॉर्प, ये जो पिंक कलर के सेब की एक वैरायटी है, यानी कि पिंक कलर का सेब होता है, मतलब सेब की कई वैरायटियाँ होती हैं जिनमें पिंक कलर का सेब होता है, ग्रीन कलर का सेब होता है एप्पल, और रेड कलर का एप्पल होता है। तो यूजेनिया स्फेनोकॉर्प ये पिंक कलर का जो एप्पल होता है उसकी एक वैरायटी है। दूसरा है आपका गोनियोथैलमस सेरिसस, ये शरीफा एक फल है जिस
पे दानेदार होता है इसका छिलका, आप लोगों ने देखा भी होगा। शरीफा से रिलेटेड वैरायटी है गोनियो गो गोनीथैलमस सीरिसस। ये शरीफा से रिलेटेड वैरायटी है। इसको भी केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर खोजा है बीएसआई के वैज्ञानिकों ने। और जो तीसरा आपका है मेमोकोलिन न्यूरोसम, ये एक फूल होता है जिसका इस्तेमाल फल को पकाने में किया जाता है। इसको भी खोजा है बीएसआई के वैज्ञानिकों ने केरल और तमिलनाडु के जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। बीएसआई का मुख्यालय आपका स्थित है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।